नमस्कार, मेरा नाम नीरज है। उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि के आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, ये कहा जाता है कि शिक्षक हमारे समाज के भविष्य के की जो दशा और दिशा है उसको निर्धारित करते हैं। और एक अच्छे शिक्षक, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा ही एक बेहतर समाज, एक बेहतर कल की कल्पना की जा सकती है। तो आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं जो कि शिक्षा जगत से हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से भी आप जुड़े हैं। और युवाओं के बीच में, बच्चों के बीच में नवाचार को लेकर आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी प्रयोगों के लिए आपको समय समय पर सम्मानित भी किया गया है। और सन 2014 में आपको राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। सन 2015 में ऑक्सफेम इंडिया द्वारा आपको सम्मानित किया गया और सन 2016 में राष्ट्रपति पुरस्कार से आपको नवाजा गया। तो और चुनिंदा कुछ ऐसे शिक्षकों में आप हैं जो कि समाज को सही मायने में एक दिया, एक दिशा, एक मशाल लेकर आप चल रहे हैं। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच आज जुड़ चुके हैं श्री कल्याण मनकुटी जी। आप नमस्कार सभी दर्शकों को और सुनने वाले सभी साथियों को मेरा विनम्र प्रणाम है। मैं नीरज जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम अपनी बात को आपके चैनल के माध्यम से लोगों के साथ साझा करेंगे। जी, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा मूलतः जन्म जो बागेश्वर, पहले अल्मोड़े का एक भाग हुआ करता था बागेश्वर जनपद, तो मेरे गांव का नाम है असो मल्लाकोट जो बागेश्वर जनपद में आता है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। जी, तो अपने परिवेश, अपने हाँ, मैं बचपन में मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है मेरे गांव से ही हुई। मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में वो शिक्षक थे। एलिमेंट्री एजुकेशन में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जहाँ शिक्षा होती है, तो पिताजी का स्थानांतरण हर अलग अलग जगह होता था। तो पिताजी के साथ कई गाँव में पढ़ने का मौका मिला और उससे मैंने बहुत कुछ समाज को बहुत गहराई से देखा। और हाई स्कूल मैंने किया, उस समय वो हाई स्कूल ही हुआ करता था बोहाला करके, लेकिन अभी तो राजकीय इंटर कॉलेज बोहाला है। और उसके बाद मेरी इंटरमीडिएट की शिक्षा हुई राजकीय इंटर कॉलेज भटखोला से, वो भी बागेश्वर जनपद का एक स्कूल है। और मैं ग्रेजुएशन के लिए अल्मोड़ा आ गया था। 1991 में मेरा इंटरमीडिएट हुआ, तो 91 के सत्र में मैंने ज्वाइन किया। तो आपको ऐसा कब लगा कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, शिक्षक आपको बनना है? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा एक तो बचपन से ही मैं इस तरीके का मेरा काम था कि मैं कुछ अलग अलग तरीके से चीज़ों को अवलोकन करता था। कोई भी जैसे गांव में हमारा धारे नौला हुआ करते थे, तो मैं उनकी सफाई करता था संडे को। ऐसे ही कहीं किताबें थी तो छोटी छोटी प्रदर्शनी लगाता था, बच्चों के साथ झोले में किताबें ले जाता था और गांव में बच्चों को भी कहानी की किताब, उन दिनों नंदन काफ़ी होती थी और नंदन की पुस्तक कहानी की किताब आती थी, जो पढ़ते थे उन पुस्तकों को मैं बच्चों को बांटता था। तो धीरे धीरे पढ़ने का घर में एक अच्छा माहौल था और पिताजी ने एक अच्छी पुस्तकालय घर में बनाई हुई थी, तो उस पुस्तकालय से बहुत सारे बच्चे जुड़ा करते थे। तो उसी का परिणाम ये रहा कि वो आदत का एक हिस्सा होने के साथ साथ विश्वविद्यालय में आने पर भी पुस्तकालय से मैं जुड़ा रहा। तो पुस्तकालय से जुड़ा रहने के वजह से कि बहुत सारे पढ़ने वाले साथियों के साथ बातचीत हुई, तो फिर धीरे धीरे ये रहा कि मैंने बीटीसी का जिन दिनों फॉर्म होता था वो फॉर्म भरा। तो शिक्षा व्यवस्था में इधर 1997 में, जनवरी 1997 में धौला देवी विकासखंड में मेरी पहली नियुक्ति हुई। तो एक बहुत ही बेसिक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, कि शिक्षा के मायने आपकी नज़र में क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही मतलब ये बहुत अच्छा सवाल है कि शिक्षा एक तो जो है कि हम इसको इस तरीके से फॉर्मल एजुकेशन की तरीके से नहीं देखें, जैसे कि एक सिलेबस पूरा होना, पाठ्यक्रम पढ़ना, वो शिक्षा नहीं है, वो शिक्षा का एक भाग है। लेकिन सही मायने में शिक्षा ये है कि हम हमारे जीवन कौशलों के साथ साथ क्या उस शिक्षा से व्यक्ति की और समाज की बेहतरी हो रही है कि नहीं हो रही। वो शिक्षा, जो शिक्षा मेरे काम और मेरे समाज के काम ना आए, तो शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, हम सूचनाओं को ग्रहण कर रहे हैं। हम कई बार शिक्षा को सूचनाओं के साथ सम्मिलित कर देते हैं, क्योंकि शिक्षा जो है गांव में उन सारे लोगों के पास बौद्धिक संपदा के धनी है जिनके पास जो उत्पादन कर रहे हैं। या मेरी माँ गाँव में खेती का काम कर रही है, मैं उसको अक्सर अपने विद्यार्थियों को इस तरीके से समझाता हूँ
कि अगर मुझे मडुए की खेती के बारे में बोलना है या मक्के की खेती के बारे में बात करनी है, तो मैं आज क्या करता हूँ, इंटरनेट पे जाता हूँ और वहाँ से जाने के बाद बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके बहुत अच्छा एक लेक्चर देता हूँ। और उसी को अगर मेरी माँ को करना होगा, लेक्चर देना होगा, वो नहीं दे पाएंगी। लेकिन मेरी माँ अगर मडुए की खेती कैसी करनी है व्यवहार में और मक्के की रोटी कैसे बनानी है, तो अगर उस पर बात करनी है तो मेरी माँ बहुत अच्छे मक्के की रोटी बनाती हैं। और मक्के की रोटी बनाना बड़ा कठिन काम है, दुष्कर काम है, होता ही नहीं, मैंने बहुत बार कोशिश किया। तो मेरे पास सूचना है और मेरी माँ के पास ज्ञान है। मैं जो सूचना और ज्ञान में ये फ़र्क समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमें सूचना और ज्ञान दोनों में एक फ़र्क हो, और साथ में जो सूचना हमारे पास है उस सूचना को हम व्यवहार रूप में कितना जी पा रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से चीज़ों को देखें तो बहुत सारे बच्चे जो इसको अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ेंगे। शिक्षा को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना ही वास्तविक शिक्षा है, मैं ऐसे देखता हूँ। देखिए कि एक सेट जो हमारा करिकुलम होता है, जी हाँ। और कई बार लोग ये समझने में भूल कर जाते हैं कि टीचिंग और लर्निंग में कितना बड़ा अंतर है। हाँ, नहीं ये तो बहुत, क्योंकि लर्निंग एक बहुत ही ज़बरदस्त आयाम है। आयाम कहने का मतलब उसको ऐसे देखता हूँ कि जितने भी हमारे टीचिंग सेंटर्स हैं, जिनको हम स्कूल या फिर इनफॉर्मल भी बहुत सेंटर्स हैं, तो लर्निंग सेंटर में तब्दील हों कि जहाँ पर हम ये बात कहें कि हम समाज से क्या सीख रहे हैं और हमारे पास जो समाज है वो हम समाज को साथ कैसे साझा कर रहे हैं। क्योंकि आज जो वर्तमान पीढ़ी की तकलीफ़ है या मैं जो चुनौती देखता हूँ कि मेरे गांव से जो बच्चे आ रहे हैं वो सूचनाएं तो खूब इकट्ठा कर ले रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे कम बच्चों को खेती करना आ रहा है, बहुत सारे कम बच्चे हमारे गांव में जो फिने बनाते थे, चुटके बनाते थे या दन बनाते थे, या गांव में अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम होता था। तो वो जो ज्ञान है, जो हमारा परंपरागत ज्ञान है और जो जीवन कौशल भी है, तो उस जीवन कौशल से हम दूर होते जा रहे हैं। तो शिक्षा के आयाम वो पूरे समाज के हर वर्ग के पास हैं, और एक फॉर्मल एजुकेशन को ही हम शिक्षा न समझें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जीवन को बेहतर जीने के लिए हमें जीवन कौशलों को सीखना ही होगा। क्योंकि आज की शिक्षा, अगर मैं अपने दर्शक साथियों के लिए बात करूं कि जैसे मेरा बच्चा है या नौजवान है, यदि उन्हें मान लिया जाए कि कोविड जैसी एक सिचुएशन आती है और उस सिचुएशन में बच्चों को सबको घर आना होता है और आपकी फैक्ट्रीज इत्यादि सब बंद होती है, तो आपके पास वह कौन सा जीवन कौशल होगा जिससे आप अपने जीवन का यापन कर पाएंगे। क्या आपको खेती आती है? क्या आपको हमारे छोटे छोटे उत्पादों को वैल्यू एडिशन करना आता है, या आपको गाय से दूध निकालना आता है? तो वो जो जीवन कौशल हमारे समाज में पहले से विद्यमान है, जिन लोग हमारे गांव में घरों में लोगों के पास हैं, उनको युवा पीढ़ी को ज़रूर सीखना है। और ये टाइमलेस है, क्योंकि ये विज्ञान कहीं भी पहुंच जाए, आपको खेत से उत्पादन करने के लिए जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उत्पादन की, वो वही रहेगी। अगर उसको हम नहीं सीख पाएंगे तो एक बहुत बड़ा हमारे सीखने में गैप आ जाएगा। मेरा अगला सवाल है कि आपके जीवन में ऐसे कौन से शिक्षक रहे जिन्होंने आपको प्रभावित किया? हाँ, मैं इस मायने में मेरी माँ ने मैं बहुत ही प्रभावित किया, और मेरे पिताजी ने, और गांव में उन सारे समाज में उस सारे जिन लोगों को मैं अवलोकन करता था, मैं देखता था कि क्या बढ़िया प्रबंधन हमारे घर में मेरी माँ करती थी कि कितना हमको साल भर में सब्ज़ी की ज़रूरत होगी, उतने खेतों में हमारे आलू लग रहा है, उतने जगह पर हमारा धनिया या हरी सब्जी लग रही है। तो पिताजी शिक्षा के फॉर्मल एजुकेशन स्कूल पर काम करते थे, माँ घर का प्रबंधन करती थी, और उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा तालमेल था। क्योंकि शिक्षा का मतलब इतना ही नहीं है कि मैंने कुछ 4 कविताएं पढ़ ली या कुछ गणित के सवाल हल कर लिए। क्या मैं समाज में 4 अच्छे नागरिक भी देख पाया? क्योंकि वो परवरिश अच्छा होना और बच्चों को अच्छे तरीके से अच्छे नागरिक तैयार करना हर परिवार की जिम्मेदारी है। तो मेरे माता पिता मेरे बेहतरीन शिक्षक रहे हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे हाई स्कूल में एक गुरुजी हुआ करते थे, श्री हरक सिंह मेहता। वो थोड़ा सख्त मिजाज के हुआ करते थे, लेकिन उनका जीवन में वो बच्चों के प्रति बहुत ही चिंतित
और बड़ा चिंतन करते थे कि वो ये सुनिश्चित करते थे कि बच्चे के पास किस चीज़ की कमी है और हर बच्चे पर ध्यान रखते थे, क्योंकि शिक्षा, एक शिक्षक और शिक्षा का शिक्षार्थी का वो संबंध है कि जब तक हम जिस आर्थिक पृष्ठभूमि से बच्चा आ रहा है उसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम वो जो उसके साथ जो सीखना चाह रहा है और वो किस मनोवैज्ञानिक रूप से जिस तल पर वो है, तो वहाँ पर जाए बगैर हम अपने जो लक्षित जो हमारे सीखने के अधिगम के आयाम हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जी। तो शिक्षा के अलावा सामाजिक सरोकार के जो अन्य मुद्दे हैं या अन्य जो आयाम हैं, आप उनसे भी जुड़े रहते हैं। हाँ, तो ये उस क्षेत्र के बारे में थोड़ा बताइए। ये इसमें यह है कि जैसे मैं जब अपने पहले विद्यालय पर मेरा नियुक्ति हुई, वहाँ मैंने बहुत ही मेरी लर्निंग हुई और वहाँ पर जाकर के मैं जब विद्यालय में गया तो वहाँ भी हमने एक पुस्तकालय, झोला पुस्तकालय करके शुरू किया और बच्चों के पास कहानी की किताबें नहीं हुआ करती थी। तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं, उन सारे मित्रों से जब मैंने बातचीत की तो उनके पास जो भी किताबें थीं उन किताबों में उनसे किताबें इकट्ठा करके बच्चों को किताबें दी और उसमें 2-3 तरीके की मेरे सीखने का अनुभव रहा। कई बार तो क्या रहता है कि एक शिक्षक माँ साहब कह रहे तो किताब ले लेते हैं बच्चे, तो फिर मैंने धीरे धीरे क्या किया कि मैंने कहा कि आपने जो आपके पास जो पुस्तक है, जो कहानी है, क्या आपने वो पढ़ी, फिर कहाँ तक पढ़ी, तो चल उस पर बात करें। तो धीरे धीरे हमने पार्टिसिपेटरी लर्निंग का एक मॉडल पे काम किया और उस सब में हमारे साथ जब हम ये काम कर रहे थे तो बहुत चुनौतियाँ भी आती हैं, क्योंकि नशे को लेकर के बहुत सारी चुनौतियाँ आई। उस में आपको अच्छे साथ की ज़रूरत रहती है। हमारे साथी पीसी तिवारी हैं, जब भी उनका वो की रिसोर्स पर्सन में हम साथ हुआ करते थे, साक्षरता का अभियान चलता था, तो उस दौर से पीसीदा के साथ हम रहे। तो पीसीदा ने जब भी नशे के उन्मूलन को लेकर जब भी जो चुनौतियां रहीं वो साथ में खड़े रहे और बहुत कुछ लर्निंग उनके साथ हुई। तो इसी तरीके से मेरे एक साथी हैं रमेश दानू हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं, पहले लॉयर भी थे। तो अभी ये सारे साथी अलग अलग तरीके से हमको पुस्तकों का में सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर रघु तिवारी हैं, उन्होंने हमको एक पूरी पुस्तकालय के लिए अपनी संस्था से पुस्तकालय उपलब्ध कराया। तो वो अभी मैंने चनौली गांव में और 2 अपने गांव में छोटे छोटे से पुस्तकालय को बच्चों को किताबों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। एक बच्चों के साथ मैंने प्रयोग किया कि अवलोकन कैसे करते हैं बच्चे। जब मैं अपने नए विद्यालय चनौली में आया तो उसको मैं थोड़ा साझा करूँगा। उसमें बच्चों ने मैंने कहा कि 2 दिन बच्चों से हम क्या करेंगे, फसक मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 2 दिन पूरी फसक होगी और फसक गप, हाँ, तो जो गप होगी और आप मेरे से जो सवाल करने वो करेंगे और आपसे जितने सवाल करने होंगे मैं करूँगा। तो बच्चों को लगा कि ये तो एक अलग किस्म का शिक्षक आया है जो फसक मारते हैं, कह रहे हैं उनका किताब तो होती रहेगी, अब जो है गप मारेंगे। तो फिर उनसे पूछा, मैंने एक कापी ली, मैंने कहा आप लोग भी एक कापी लो और आप लोग भी सवाल करो। तो हुआ क्या, तो मैंने बच्चों से बहुत सारे सवाल किए, सवाल करते 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 बच्चों ने भी बहुत सारे सवाल किए। तो एक सवाल मैंने कहा मैं सारे बच्चों से बात करूंगा। मेरे को पूरी जानकारी मिलने के बाद ये समझ में आ गया कि इस गांव में गाय सबके पास है। उन्होंने कहा है, तो मैंने कहा ऐसा करोगे, आप जो अपनी गाय है आप उस गाय पर निबंध लिख के लाओगे। तो निबंध कहने का मतलब मैंने कहा कि आप उसके बारे में लिख लाओगे, निबंध भी आप जैसा उसको समझें और जो भी हो। तो बच्चे तैयार हो गए। जब बच्चे तैयार हुए तो मैंने कहा कि आपको मैं 3 दिन देता हूँ, क्योंकि सैटरडे हो गया आज, आप जाओगे गाय के पास जाओगे, आज देखोगे, संडे को देखोगे, मंडे को हम जो है तीसरे दिन जो है आपकी गाय पर जो निबंध लिखा हो, जो आपने उसके बारे में लिखा होगा उसको देखेंगे। तो बड़ी मज़ेदार बात ये हुई, बच्चों ने जब मैंने उसको ऐसा कहा, इतना बढ़िया लेख में 30 बच्चे उसको बढ़िया चमका करके वो एक बढ़िया पेपर ले करके दुकान से अलग से, इधर साइड से छेद होते हैं जिनमें, वो पेपर ला करके बढ़िया राइटिंग में स्केच पेन से मेरी गाय ऐसा लिख करके गाय पर निबंध बच्चों ने लिख के लाए। और लेकिन उसमें तारीफ ये थी कि 30 के 30 बच्चों ने एक जैसा निबंध लिखा था। मैंने कहा, मैंने गाय इकट्ठा किया, मैंने कहा बच्चों के निबंध लिख के लाए और सर लिख के लाए, और बढ़िया कुछ लोग तो बच्चे अपने दादा और दीदी से लिखा के लाए थे कि अब कल सर ने कहा है और बढ़िया इसमें अंक मिलेगा, इनाम मिलने वाला है। तो जब मैंने बच्चों से एक सवाल किया उसी को लेके, मैंने कहा क्या गांव में एक ही गाय है? तो बच्चे बोले नहीं सर गाय तो सबकी। मैंने कहा फिर निबंध सबका कैसे हो गया? तो बच्चों ने कहा सर किताब में एक ही जैसा है।
तो जो बात है कि बच्चा किताब की गाय से अपनी गाय को देख ही नहीं पा रहा है, तो मैंने कहा मैंने तो किताब की गाय पे बात ही नहीं करी है, मैंने उस गाय पे बात करी जो आपके गोठ में है। तो अभी अब आपको ये तो हुआ नहीं, इस पर तो बात ही नहीं हुई थी। तो उसके बाद बड़ी बात की कि अगले दिन मैंने कहा आपको 2 दिन और मिलते हैं, आप गाय पर अपनी गाय पर लिख के लाओगे। तो 2 दिन के बाद जब मेरे पास वो बच्चे गाय पर लिख के लाए, 30 प्रकार के मेरे पास निबंध थे, और उसमें भाषाई विविधता, वो मज़ेदार, वो गौत कितने बजे गौत रही है, वो गोबर कितने बजे देती है, वो मतलब उनकी इतनी विविधता थी। उसमें कुछ वर्तनीय अशुद्धियाँ जरूर होंगी, लेकिन वर्तनीय अशुद्धि देखने का काम वो बात की बात है। पहली बात यह कि बच्चा मौलिक चिंतन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ से बच्चों ने जानवरों को देखना शुरू किया, वहाँ से बच्चों ने गाय को देखना शुरू किया। उसके बाद बच्चों ने इस तरीके से, हमने एक शोध किया था मेरे गांव के कीड़े मकोड़े, तो 19 प्रकार के कीड़ों के बारे में, ऐसे मेरे गांव का अनाज, उस गांव के अनाज के बारे में, हमारे गांव की जो त्यौहार हैं, जो खान पान है, तो बहुत इस तरीके से बाल शोध बच्चों ने किया, वो काफ़ी पब्लिश भी हुआ। क्या चुनौतियाँ आती है एक दुर्गम क्षेत्र में, स्कूल में या शिक्षा में? ये मेरे लिए, मैं इसको ऐसे बात करता हूँ, दुर्गम हो या सुगम, गम दोनों में है। क्योंकि और दुर्गम का जो कॉन्सेप्ट है, सुगम का जो कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल हमारा दिमाग की सोच की बात है। और मैं आज हम जितनी सुविधाओं में हैं और जिन परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में किसी भौगोलिक क्षेत्र को अल्मोड़ा या हम जहाँ पर विद्यालय जहाँ होगा, गांव तो ज़रूर होगा, और अब तो लगभग सड़क भी पहुंच गई हैं। तो उन सुविधाओं के अनुरूप में मुझे दुर्गम और सुगम का कॉन्सेप्ट से बहुत मैं उसको अलग तरीके से, मतलब बहुत, जैसे दुर्गम कहने से लगता है कि न मालूम क्या जटिलताएं होंगी या चुनौतियां होंगी। उन चुनौतियों में, जिन चुनौतियों में वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हीं चुनौतियों में मुझे भी रहना है। और ये एक बड़ी ट्रेनिंग का पार्ट है कि जितनी जगह पर और जितनी हम जिसको बोल रहे हैं कठिन परिस्थिति बोल रहे हैं, उन कठिन परिस्थितियों के ऊपर अगर हम रहेंगे तो हम उस समाज को, वहाँ के प्राकृतिक चीज़ों को हम ज़्यादा समझ पाएंगे। अब अगर बहुत चीज़ों को अवलोकन और सीखने की हमारी मनस्थिति होगी, तो उतनी डाइवर्सिटी और उतनी टोपोग्राफिकल, हम जोग्राफिकल कंडीशंस के साथ समझ पाएंगे। अब जैसे आप कहते हैं कि सुगम की बात कहें, तो सुगम किसके सापेक्ष, अगर तो ऐसे में तो ये होगा कि अल्मोड़ा शहर का व्यक्ति दिल्ली में अगर तुलना करेगा, फिर वो अपने को दुर्गम में पाएगा। और यदि मैं देखता हूँ कि गाँव में देखता हूँ, तो वहाँ पर जो चिंताएं हैं वो कम है। अब मैं शहरी दिमाग लेके वहाँ जाऊँगा और मेरी हर वक्त पर मैं तुलनात्मक उसमें रहूँगा, तो वो तुलनात्मक उसमें मैं अपने को दुर्गम में पाऊँगा। और आज की परिस्थितियों में, जिन भी परिस्थितियों में हम लोग हैं, क्योंकि हमारे गांव में इंटरनेट तो हर जगह काम कर रहा है, तो हम पूरी दुनिया से जुड़ के काम रह सकते हैं। हाँ, जो एक चुनौती शिक्षकों के लिए या फिर हम कहें किसी भी अन्य साथी के लिए हम बात करें, हर डिपार्टमेंट में सुगम और दुर्गम है, तो वहाँ पर रहने की जो व्यवस्था बात कर रहे हैं कि बहुत बार कहते हैं कि रहने के नहीं है, तो मेरा तो ये अनुभव है कि गांव के गांव खाली हुए हैं। मैं अपना एक बड़ा मज़ेदार किस्सा में गांव में जब जिस विद्यालय में जहाँ पर मैं अभी हूँ, तो मैं एक कमरा देखने गया, तो एक आदमी मुझे सज्जन मिले, उनका कि क्या देख रहे हो, मैं सब, मैंने कहा मुझे कमरा चाहिए। तो बोल रहे कि यार मैं मकान देने को तैयार हूँ, मुझे चौकीदार चाहिए। तो बड़ा मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, चाबी रखिए, और वो 8 कमरों का मकान है, उनका कि आप इसमें रहिए। और हमारा ये समझ में आ गया कि मेरे को मकान मिल गया, उनको चौकीदार मिल गया, हम दोनों खुश हैं। तो अब रहने की समस्या नहीं है। हाँ, बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है स्वास्थ्य की, वो वास्तव में चुनौती है, लेकिन वो चुनौती अल्मोड़ा में भी है, वो जिला मुख्यालय में, बागेश्वर के जिला मुख्यालय में भी है। तो इसका एक ही समाधान ये हो सकता है कि भी आप एक निश्चित समय के बाद रोटेशन में रखिएगा, वो जाते रहें, वो बहुत बड़ी एक दिक्कत नहीं है। तो आपका एक अनुभव लंबा रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस दौरान उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड में शिक्षा में क्या परिवर्तन आया है? देखो, ये एक बड़ी अच्छी, बहुत ही अच्छा सवाल किया। अभी कोविड ने बहुत सारा पूरी दुनिया का पैराडाइम शिफ्ट किया है। जैसे दुनिया 3 भागों में बटी इसमें,
अगर मैं उसको क्योंकि कोविड पे मैंने बहुत सारा काम बच्चों के साथ अल्मोड़ा में घर पर और युवाओं के साथ यूनिवर्सिटी पे काम किया, तो उस पर जब मैंने बहुत ही गहनता से देखा दुनिया में किस तरीके से रहा कि जब पूरे दुनिया के स्कूल क्लोज टू डाउन हुए, स्कूल शट डाउन हुए, तो उसमें नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी से बंद था। तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन एक हमने पहली बार एक नया आया कि ऑनलाइन एजुकेशन होगा, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया। तो ऑनलाइन एजुकेशन को जब हमने इसको देखा तो उसमें क्या है कि दुनिया में दो तरीके के स्थान देखे गए। एक ऐसा जिनके पास जहाँ इंटरनेट एक्सेस है, एक वो स्थान है जहाँ इंटरनेट एक्सेस नहीं है। दो तो ये तो है, और तीसरे वो लोग हैं जहाँ इंटरनेट एक्सेस है लेकिन लोगों के पास गैजेट्स नहीं है। और अब जो दुनिया की चुनौती है वो चुनौती सबके लिए एक तरीके की है। अभी आउटसोर्सिंग का जिसको बात कर रहे हैं, तो दुनिया तो वर्क फ्रॉम होम है, आप यहाँ से बच्चे दुनिया के किसी भी भाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और आउटसोर्स बाहर का काम भी कर रहे हैं, यहाँ से भी आउटसोर्सिंग का एक काम चल रहा है। तो इस पर इसको उत्तराखंड क्या, मैं इसको कहूँगा कि ये तो हर जगह की परिस्थिति है कि इंटरनेट ऑनलाइन एजुकेशन या वर्क फ्रॉम होम, या हम कितना चीज़ों को जो अभी डिजिटाइजेशन हो चुका है उसको हम एक्सेप्ट कर पाएँ, कंसीव कर पाएँ। क्योंकि जितने भी स्कूल्स पर है उसमें अभी ऑनलाइन अगर एजुकेशन हुई तो हमारे जो शिक्षक साथी हैं या फिर जो भी टीचिंग के बिजनेस में, वो उसके साथ कितनी अडेप्टेबिलिटी है नई तकनीक के साथ। और नई एजुकेशन नीति में एआई पे तो काम हो ही रहा है। तो अभी हम सब लोगों को इस बात को स्वीकार करना होगा कि आने वाला जो युग है, आने वाला जो समय है वो एआई का समय है, और हमें अपने नई तकनीक को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही जितनी भी नई ऑनलाइन की विधाएं हैं उसको जल्दी से सीखें और अपने बच्चों तक पहुंचाएं। लेकिन इसमें बहुत ही जिम्मेदारी का काम शिक्षक के रूप में मैं इसको ऐसे देखता हूँ, बड़ी चुनौती है। क्योंकि इंटरनेट पे इतनी सूचनाएं हैं और इतने साइट्स हैं कि हमें बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल यूज़र कैसे बनाएं। और आज हम बच्चों को न उससे रोक सकते हैं, और यदि उसमें जा रहा है उसमें कितना समय कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडियम में अगर मैं तो ऐसे बात करता हूँ, अपने घर पर भी मैं बात करता हूँ कि हमारा एक चार्ट बने कि उस चार्ट के तहत मैं अपने 24 घंटे में कितना घंटा कंज्यूम कर रहा हूँ। तो अगर हम इस तरीके से थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, टाइम बजटिंग करें और कौन कौन सी साइट्स को देखना है, क्या देखना है, तो वो थोड़ा बच्चों के साथ बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण काम है। क्योंकि हमारे इंटरनेट पे तो एक फ्री एक्सेस है, और सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन से भी भरा हुआ है। तो क्लैरिटी कितनी होनी चाहिए और कितना हम उसको उनके साथ कितना हम सिंक इन कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी संवेदनशील बात है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेसबुक से, या फिर हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से एक दूसरे से कहाँ से जुड़ करके आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात भी है। लेकिन इसमें टीचर्स का या फिर हमारे जो घर में जो भी लोग हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल है कि हम डिजिटल मीडियम का उपयोग किस तरीके से करें। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। सोशल मीडिया की बात आई तो सोशल मीडिया में एक वर्चुअल दुनिया आज हमारे सामने है। आपने बात की कि कैसे हम उसे एक्सेस करना चाहिए। वो एक कहीं ना कहीं एक पीयर प्रेशर या सोशल प्रेशर भी वहाँ बिल्डअप हो रहा है, और सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो गलत परोसी जा रही है, खासकर बच्चों के बीच में। मैं इसका बहुत ही ताज़ा उदाहरण आपको देता हूँ। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया तो पूरे अखबार भरे हुए हैं कि ये टॉपर निकला, ये निकला। इस गांव से, इस शहर से कुछ अच्छे आर्टिस्ट भी निकले होंगे, कुछ अच्छे कविता कहने वाले भी निकले होंगे, कुछ बच्चे अच्छे प्लम्बिंग का काम भी कर रहे होंगे। तो जो रोमांटिसाइजेशन है, जो ग्लैमराइजेशन है, जो इस तरीके से चीज़ों को एक तरफ आप करके ले जा रहे हैं, तो वो जो है बच्चों को पूरा हमारे और क्षेत्र को नेगलेक्ट करके अगर आप करेंगे तो हमारे कला,
आपका लेखन, आपके अच्छे आर्टिस्ट, आपके अच्छे प्लेयर्स कहाँ निकलेंगे। तो ये हम सब की बड़ी जिम्मेदारी है कि जीवन में, समाज में हमें हर वर्ग के और हर क्षेत्र में अच्छे लोग चाहिए। तो उसमें जैसे मार्क्स का भी मैं देखता हूँ कि जैसे इन्होंने अभी आपका 500 में से 500 नंबर ले आना, या आपका 90%, 98%, ये सारा जो परसेंटेज का खेल है उसमें इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है कि हमारे जो और बच्चे हैं कहीं वो हीन भावना से तो ग्रसित नहीं हो रहे हैं। तो पहली बात यह है कि जो आकलन है वो आकलन सिर्फ मार्क्स के आधार पर न हो। वो दुनिया में बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में बेहतरीन आर्टिस्ट की ज़रूरत है, आर्टिजन्स की ज़रूरत है, हमारे प्लम्बर की ज़रूरत है, लेखक की ज़रूरत है, तो उनका तो मैं कहीं कॉलम देख ही नहीं रहा हूँ। तो ये एक बैलेंस अप्रोच हमारे सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या हम देखें जो टेलीविज़न का मीडिया है उस पर हमारे इन सारे बच्चों को जो स्टार्टअप कर रहे हैं तो उनको आना चाहिए। और अभी की जो समय है इसमें अभिभावकों के साथ थोड़ा क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी है वो पीढ़ी टेक्नोलॉजी में एक्सपोज्ड नहीं है। अब जो पुरानी पीढ़ी है वो नई पीढ़ी को गाइड कर रही है, जबकि वो नई पीढ़ी उनसे ज़्यादा एक्सपोजर लिए हुए है। पुरानी पीढ़ी अपने अनुभव की बात कहे, नई पीढ़ी को भी वो समझे, तो एक उनके बीच में खाई न बने। और एक अभी बहुत ज़्यादा गैप है और उसका कारण क्या कि हम लोग के बीच में संवाद नहीं है। तो वो संवाद चाहे परिवार के स्तर पर हो, चाहे विश्वविद्यालय के स्तर पर हो, चाहे बच्चों के स्तर पर हो, तो उसी को लेकर के हमने ये केंद्र बनाया हुआ है। हम उसी पर आ रहे हैं। हाँ, तो ये आपने जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर CBC सेंटर की यहाँ पे शुरुआत की है अल्मोड़ा में, इसका कॉन्सेप्ट और किस तरह से शुरू हुआ? इसका कॉन्सेप्ट, इसको मैं बच्चों से जब बात कर रहा था मैंने इंग्लिश में लिखा था। इसको लिखा था यर्निंग फॉर लर्निंग, लर्निंग फॉर अर्निंग, अर्निंग फॉर जॉय ऑफ केयरिंग एंड शेयरिंग। क्योंकि इस पर जब बच्चे यहाँ आते हैं तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि भाई बच्चों आपके पास कितने सेंसेस हैं? तो सारे बच्चे बोलते हैं हमारा 5 सेंसेस हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आज जो है आपका इनिशिएशन होगा, आपको छठा सेंस दिया जाएगा और दैट इज़ कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस को लेकर के हम बात करेंगे। तो ये एक ऐसा इसकी जर्नी बहुत ही एक मज़ेदार जर्नी है। जब कोविड के दौर पर मार्च 2020 को जब ये कंप्लीट लॉकडाउन शुरू हुआ तो वो ऑल ऑफ ए सडन सबके लिए बहुत ही एक ऐसा निर्णय था कि जो जहाँ पर है वो वहाँ पर एकदम ठहर सा गया था। और उन दिनों अल्मोड़ा में रैंडम सैम्पलिंग कर रहे थे तो यहाँ की जांच जो है हल्द्वानी से आती थी। अब कुछ बच्चों को बुखार आया तो उनकी जो रिपोर्ट चलेगी वो चलेगी हल्द्वानी और तीसरे दिन आती थी। तो वो इतना घबरा गए, उन्होंने कहा सर हमको यहाँ नीचे केंद्र में वहाँ डाल देंगे और या तो कर अपने घर में रहो, और बुखार आ रहा है, मकान मालिक भी कमरे में आने के लिए मना कर रहा है, हम कहाँ रहेंगे। तो पूरा बंद हो गया था। तो मैंने उनको बोला कि मुझे उस वक्त पर मेरे को प्रतिज्ञा याद आई, क्योंकि हम प्रतिज्ञा करते हैं विद्यालय में, भारत मेरा देश है, हम सब भाई बहन हैं, और फिर वो अंतिम लाइन जब आते कि उनकी सुख समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। तो मैंने कहा ये प्रतिज्ञा बचपन से करते करते बूढ़े हो गए हैं, और भाई बहन मेरे सड़क में हैं, तो उनकी सुख समृद्धि में मेरा सुख निहित है और उनके दुख सुख में मैं कहाँ साझेदार हूँ। मेरा एक मकान है। तो मैं इसको बोलता कि मैं अंदर से बहुत ही द्रवित हो गया था। मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा आप जो है मेरे पास घर है ऊपर, आप ऊपर आके रहेंगे, कोई बात नहीं। अब उसमें एक चुनौती ये आई कि उन दिनों इतना डर का माहौल था कि किसी को ये बताना नहीं कि उसको बुखार आया है, कि वो मोहल्ले वाले भी मुश्किल कर दो और घर में भी बड़ी मुश्किल बात हो जाए। तो जब वो बच्चे यहाँ आए तो मैंने कहा आप यहाँ रहो। तो एक समस्या क्या है क्योंकि अब वो टॉयलेट बाथरूम कहाँ यूज़ करेंगे, तो टॉयलेट बाथरूम एक तो नीचे था, बॉयज़ के लिए उधर कर दिया बगल में, गर्ल्स कहाँ करेंगी। तो बाहर में मैंने इस रातों रात टॉयलेट बाथरूम बनवाया बच्चों के लिए। अब बच्चे यहाँ रहने लग गए। अब बच्चे यहाँ रहने लगे, रिपोर्ट भी आ गई उनका कि ये नॉर्मल है, निगेटिव है इनका। अब घर के लिए उन दिनों गाड़ियाँ बंद हो गई। जब गाड़ियाँ भी कुछ समय में वो चली तो किराया दुगना हो गया, क्योंकि वो आधा लोगों को ले जाने वाला था और बच्चों के पास उसमें पैसा भी नहीं था। तो फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि अब तुम यहाँ रहो, करेंगे क्या।
तो ये मेरे ने कहा ये बड़ा जोर की बात होगी, अब करेंगे क्या। तो मैं गाँव गया। गाँव जब मैं गया, मैंने कहा अपने स्कूल के गाँव जाता हूँ, और मैं मोटरसाइकिल मैंने स्टार्ट किया, मैं गाँव गया। तो एक दो जगह पुलिस वालों ने रोका, तो मैंने कहा कि दवाई ववाई दे करके मैं भी वहाँ तक जा रहा हूँ, मेरा गाँव है। उन दिनों बड़ी सख्ती हो रही थी। तो गाँव में मैंने गाँव वालों की बैठक की, बातचीत की। तो मैंने कहा पढ़ाना चाहते हो बच्चों को? उन्होंने कहा पढ़ाना तो चाहते हैं, टीचर कहाँ से आएगा, स्कूल तो बंद है। स्कूल बंद है तो स्कूल में तो जाना ही नहीं था ना। तो उनको पढ़ाने का टीचर तो हम ले आएंगे। मैंने कहा खाना तुम दोगे? खाना और रहने की व्यवस्था कौन करेगा? तो उन दिनों एक ये आया था कि 15 दिन तक आपको क्वारंटाइन होना है, आप कहीं जाएंगे। तो मैं एक चिट्ठी लिखा मैंने एसडीएम साहब को, एक तहसीलदार साहब को, जिलाधिकारी महोदय को। तो डीएम साहब ने इसमें बहुत मदद किया मेरे को। डिजास्टर मैनेजमेंट को भी लिखा कि ये हमारी प्रक्रिया है, इतने बच्चे हैं, हम गांव में जा रहे हैं और इसका पूरा नियमों का पालन करेंगे। कुछ साथियों को मैंने बात की, तो उन्होंने हमको सैनिटाइजर, मास्क, जो भी इसके प्रोटोकॉल के जो सामग्री था वो उपलब्ध करा दिया। और हमने क्या किया, हम उस गांव में जाके पूरा सैनिटाइज और ये बात करेंगे, पोस्टर लिखे हमने। उसमें लिखा हर बच्चे को बाल प्रहरी बनाया गया, ग्राम बाल प्रहरी। तो ग्राम बाल प्रहरी जो है अपने घर में अपने घर का ध्यान रखेगा, और उसमें सब नियम वो लिख दिए गए, और बड़े बड़े पोस्टर लगा के बच्चों को जागरूक किया गया। और हम यहाँ से हमारे भी दल जो है गाँव पहुँच गया। तो फिर हम लोगों ने वहाँ क्या किया, गांव में जा कर के, अब स्कूल तो जा नहीं सकते थे, तो गांव में उस गांव के जितने बच्चे आते थे ग्वाला में जा कर के हमारी क्लास शुरू हो गई। हमारी क्लास क्या शुरू हुई कि जिसको आर्ट आता हो आर्ट बताने लगा, जिसको गणित आती थी गणित कर रहा है, जिसको जो ये कर रहा है, तो जा कर के क्लास शुरू हुई। लेकिन एक बात मैंने किया कि उसको मैंने फेसबुक से ऑनलाइन कर दिया, लाइव कर दिया। तो ताकि मैंने कहा कि कोई रिपोर्ट भी करेगा तो छुप के क्या करना है, और पूरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते दूर बैठ करके पूरा उसको करके हमने लाइव काम शुरू किया। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ उत्तराखंड में। मैंने उसमें अपने टैग किया अपने डायरेक्टर को, हमारे डायरेक्टर मैम को। तो उन्होंने पूरे प्रदेश में समर कैंप शुरू कर दिया। उनका कि जिस तरीके से वहाँ पर यह हो रहा, समर कैंप नाम दिया गया। आप गांव में जंगल में जाके बच्चों से समर कैंप करें। तो एक तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये दिखने को आया। दूसरा, बच्चों को हमने गणित बहुत अलग तरीके से उसमें किया। वो मेरे जीवन में मेरे भी बहुत सीखने की बात रही। जैसे कि बच्चों को हमने 7-8 एक फीते टेप खरीद लिए, और बच्चों को कहा कि आप अपने दीवार को, अपने जो चौखट है उसको मापोगे, उसकी लंबाई और चौड़ाई, उसका परिमाप निकालोगे। फिर क्षेत्रफल कैसे निकलता है, क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट उनका बदल गया कि अंदर का मापना है और परिमाप उसका बाहर का होना है। और मेरे साथ उस समय जो गणित को देख रही थी मोना बनोला, वो एमएससी मैथमेटिक्स और बीएड किया था। एक बड़ा जोर का वाकया हमारा आया। तो ये आपके वॉलंटियर्स, ये सब स्टूडेंट्स, हाँ, ये सब टीचिंग में सारे आके टीचिंग में गांव में आके पढ़ाने लगे। वो एक बड़ा जोर का वाकया आया। हमने क्या क्या बच्चों को सीट दे दी। सीट दी तो सीट देने पे क्या हुआ कि हर बच्चे ने अपने घर में क्या क्या उनका खर्चा है उसका बजट बनाना शुरू किया। तो उससे जोड़ घटाना बच्चे सीख रहे हैं, रुपये से पैसा बनाना, पैसे का रुपया बनना, और कैसे कैसे हो रहा है। उसमें लिख दिया कि ठोस को हम किलो में तोलेंगे, और आपका लिक्विड को लीटर में, और कपड़े को मीटर में, इस तरीके के कुछ उन्होंने यूनिट लिख दिया। उसमें एक लड़की ने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया तीसरे दिन, जब वो सीट जमा करी। उसने कहा कि सर ये आप जो है ना आपने तेल को लीटर में कर रहा था, आपने ये गलत पढ़ा रखा है। मैंने कहा गलत क्यों पढ़ा रखा है बता दो। तो बोलती है सर राजूदा ने हमको जो है ना तेल किलो में तोल के दिया, लीटर में नहीं दिया। अवेयरनेस आ गई बच्चों। तो मतलब ये मेरे मतलब बच्चे का अवलोकन कि बच्चे ने देखा कि गुरुजी ने कहा है इसमें लीटर लिखना, और मैं राजूदा की दुकान में जाती हूँ तो वो मुझे किलो में दे रहा है, तो हम इसके पीछे लीटर लिखूँ या किलो लिखूँ। तो ये अवलोकन। तो फिर उससे एक नया सवाल खड़ा हुआ। उसने बोला कि सर पे लीटर और किलो में क्या फ़र्क होता है। ये एक बच्चे का खुद का सवाल आया कि मैं लीटर लिख दूँ या किलो लिख दूँ। तो तब मैंने कहा कि इसका उत्तर मैं नहीं बताऊँगा आपको। अब हमको क्या बनना है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बनना है कि आप इसको खोजो। हमने बच्चों को एक लैपटॉप दे दिया था, एक छोटा वाईफाई सेट दे दिया। तो आपको जो कुछ नहीं आ रहा गूगल करें, जब वहाँ पर भी नहीं आएगा तो हम कोशिश करेंगे मिलके। अगर आज के दौर पे बच्चों को हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बनाएं, वो खोजी बने, वो
उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। उनको रेडीमेड फैसिलिटेट नहीं करना है, उनको थोड़ा एक्सरसाइज करने दें, उसके बाद जहाँ पर अटके थोड़ा सा फिर मदद करें, फिर देखें आगे कैसे होता है। तो उस प्रक्रिया से बच्चों ने बहुत सारी चीज़ों को हल किया। तो ये एक मॉडल इस तरीके से रहा। तो कोविड के दौर पर जब पूरा स्कूल कॉलेज सब बंद हुए थे, तो हमने जंगलों में इन बच्चों के साथ स्कूल चलाए थे। तो एक सीख है सभी के लिए कि अगर आपका नज़रिया और आपकी मंशा अच्छी है तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। रास्ते बहुत ही खुद खुलते हैं, क्योंकि ये मेरा मैं ये बात यहाँ पर भी कह रहा हूँ, जिस वक्त पर हमने यहाँ शुरू किया था, हो सकता है हमारे पास 50 किताबों से शुरू किया, आज 500 से ज़्यादा किताबें हैं। और उस पर मैंने जिन भी साथियों ने यहाँ पर आके आए, तो किसी ने यहाँ पर वाइट बोर्ड दिया और किसी ने कोई अलग अलग सामग्री दी। मेरे एक मित्र हैं हल्द्वानी में, रितेश, तो वो मैं उनसे कभी ऐसे मिला नहीं हूँ। तो मेरे एक मित्र ने उनको बोला कि इस तरीके के वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरे कोविड पीरियड में हमारे जितने भी वॉलंटियर्स थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी, रसद पूरा भेजा उन्होंने, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। और ये उन्होंने कहा कि अनोनिमस गुड है हमारा। अच्छा। तो इस तरीके से बच्चों को उन्होंने राशन के पैकेट बना के, बिस्किट के पैकेट बना के ये सब कुछ उपलब्ध कराया। और ये वो तब है जब मैं उनको जानता नहीं हूँ। तो कहने का मतलब है कि आपके साथ लोग खड़े होते हैं। और बात यही है कि हम चलते रहें और सामुदायिक सहभागिता के भाव से चलें और सबको साथ लेके चलें। क्योंकि ये काम मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है, ये सामुदायिक काम है। इसमें बहुत सारे मित्रों का, साथियों का, बच्चों का, मेरी पत्नी, वो जितने भी बच्चे यहाँ पर आते हैं सबके लिए चाय बनाती हैं, और बच्चे जो आते हैं एक दूसरे को मदद करते हैं। तो तभी ये सस्टेन कर रहा है। तो ये एक ऐसा सामुदायिक सहभागिता का एक ऐसा प्रयोग है जिसमें हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, तो एक साइकिल वाला किस्सा हमने सुना था। हाँ, साइकिल वाला एक ऐसा वो किस्सा है। उसके वीडियोस भी मैंने अपने फेसबुक में डाले हुए थे। एक दिन एक रिया है हमारे विद्यार्थी, तो उसने मेरे को बोला कि सर ये सिलेबस कौन तैयार करता है बनाना, इसमें ये पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा ये तो बहुत उनको प्रक्रिया बताया कि उनके डाइट होती है, 80 आरटी होती है, 80 आरटी होती है, फिर उसमें विषय विशेषज्ञ होते हैं। तो उसने कहा कि सर उसमें फिर ये क्यों नहीं है कि इसमें बच्चे साइकिल सीखें, ऐसा क्यों नहीं है? तो मैंने कहा ये तो नहीं है उसमें ऐसा। तो लेकिन तो उनका फिर मेरे को दूसरा सवाल किया, उसने कहा कि क्या हमारे गांव में कोई ऐसा हो सकता है कि साइकिल सिखाने वाला हो सकता है? क्योंकि मैं परसों बाड़ीछिना गई थी, तो मैंने एक लड़की को साइकिल चलाते हुए देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे गांव में कोई भी साइकिल नहीं चलाता है, कोई लड़की साइकिल नहीं चलाती, लड़के कुछ तो चलाते हैं। तो क्या हम साइकिल सीख सकते हैं और हम कैसे सीखेंगे? तो ये 3-4 सवाल ऐसे थे। इसका एक ही उत्तर था कि उसके बच्चे के पास साइकिल हो। इसका उत्तर थियोरेटिकल था ही नहीं, इसका प्रैक्टिकल कि बच्चे को साइकिल दो, बच्चा साइकिल चलाई। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने एक मित्र को फ़ोन किया, वहाँ से मिलाया, मैंने कहा कि सर ये बच्चों का सवाल है और इस सवाल का उत्तर जो है साइकिल है, इसका उत्तर इसको साइकिल चाहिए, और बाकी थियोरेटिकल बात करने से इसके प्रश्न का समाधान नहीं है। और ये बात मैंने 1-2 जगह और कही। तो मेरे एक मित्र हैं यहाँ, तो उन्होंने ये बात मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कि यार देखो मेरे बेटी की साइकिल है, और जो साइकिल जो है वो अभी नई साइकिल है, आप उसको बच्चों के लिए ले जाएं। तो फिर क्या था कि उसमें थोड़ा ब्रेक और ये कुछ उसको मरम्मत क्या था। तो मेरे एक दूसरे मित्र हैं, उन्होंने देखा, उनका कि मैं इसमें मरम्मत और ये कर लेता हूँ। वो मरम्मत करके आ गया, और मरम्मत करके जब आया तो मेरे गांव के जिनके वहाँ गाड़ी आती है, साइकिल चलेगी। जब साइकिल गई साहब, उसमें बच्चियों ने पहला बार जब मतलब उनके पास, मेरे जीवन में उनके पास वो खुशी देखी कि उनके पास साइकिल आई है। और साइकिल को, अब एक साइकिल है और उस साइकिल को इतना उत्साह कि कौन सिखाएगा। फिर उसमें क्या हुआ कि एक लड़का कोविड के दौर पर हमारे वहाँ वो माइग्रेट कर गया रुद्रपुर से, उसको साइकिल चलाना आता है। तो उसने साइकिल जो है बच्चों को, उनका कि मुझे आती है, मैं लड़कियों को सबको सिखाऊंगा। तो
मैंने वो वीडियो देखा जब वो लड़की पहली बार साइकिल में बैठी, उसने ऐसे हाथ हिलाया ना इतना कॉन्फिडेंस के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो एक बच्ची ने, 2 बच्ची ने, 3 बच्ची ने, तो एक हफ्ते में उस गांव की सारी बच्चियां साइकिल चलाने लग गई। और साइकिल चलाने के बाद उनका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था, और उसके बाद उस पर उन्होंने एक कहानी लिखना शुरू किया कि मेरी साइकिल यात्रा कैसे रही और हमने साइकिल कैसे सीखी। तो ये एक बहुत ही एक बच्चों के जो अनुभव रहे हैं लॉकडाउन में व्यावहारिक शिक्षा को व्यावहारिकता से सीखने के, क्योंकि उसमें एक और बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। उसमें मेरे साथ जो बच्चे अल्मोड़ा से आए हैं, उस पर मेरी बेटी साथ में थी, मेरी भतीजी भी थी और विद्यार्थी भी थे। तो इन्होंने वहाँ पर जाकर के मेंस्ट्रुएशन को लेकर अवेयरनेस किया। वो एक बहुत बड़ा काम हुआ है, क्योंकि जो टैबूज़ हैं मेंस्ट्रुएशन को लेकर के, तो क्योंकि ये 2-3 महीना लगातार गांव में बच्चों के साथ थे, तो वहाँ पर जितने भी बच्चे किशोरियाँ थी, तो उनकी मीटिंग्स करके, उनको वीडियोस दिखा करके, ये एक काम बड़ा ज़बरदस्त इसमें रहा। और किस तरीके से साइकिल होता है और कैसे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, और बच्चों को उससे घबराना नहीं है, तो छोटे बच्चों को लेकर के, तो ये भी एक ज़बरदस्त काम हुआ है। और उसमें बहुत सारे जो बच्चे मेरे पुराने विद्यार्थी थे वो भी जुड़ गए थे। और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सारे संसाधन हम आकर के जुटाए हुए हैं। तो सोसाइटी अगर आपको कुछ दे रही है तो पे इट फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट है, आप भी सोसाइटी को कुछ देंगे। ये चैरिटी का काम नहीं है, ये हमारा, इसका नाम रखा हमने PSR, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार लेके आई है CSR, तो हम लेके आए हैं PSR। तो हमारा PSR का मॉडल ये है कि पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि सोसाइटी ने मुझे एक किताब दी है और सोसाइटी ने मुझे ये कुछ संसाधन उपलब्ध कराए, तो हम भी सोसाइटी को इसके एवज में कुछ देंगे, और वो हमारी जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी में हम क्या करते हैं कि एक महीने में यदि एक बच्चे के 20 घंटे जमा हो गए, मतलब 15 घंटा जमा हो गए, उस 15 घंटे में 5 घंटे वो स्वयं खर्च करेगा। वो स्वयं ऐसे करेगा कि अगर उसे माना उसे मैथ्स में, ठीक है, कोई बच्चा बगल में है, वो उसके पास मैथ्स का टीचर नहीं है, तो 5 घंटे उस बच्चे को मदद करेगा। लेकिन 10 घंटे वो CBC के साथ खर्च करेगा। उस 10 घंटे में वो प्लांटेशन के लिए जाएगा, वो कहीं सफाई के लिए जाएगा, वो कहीं हम क्या कहते हैं, नशे के खिलाफ जो हमारे नशा उन्मूलन को लेकर के जो अवेयरनेस कैंपेन है उस पर आएगा। तो ऐसे हमारे अलग अलग छोटे छोटे कार्यक्रम रहते हैं। उस कार्यक्रम में हमारा जो लोकगीत का पूरा चेतना गीत का है, उसको रिया और भास्कर उसको कर रहे हैं। अभी हम जो बच्चे यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम गांव में जाते हैं, तो गांव में जाकर के गांव के बच्चों के साथ वो झूड़ा, चाचरी, गीत, भगनौल, न्योली सीख रहे हैं। और ये वहाँ के बच्चों को अपना आर्ट से, कला से और हारमोनियम से और बिनाई, ये सब कुछ इस तरीके से सिखा रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो अलग अलग गाँव में हम जा रहे हैं। अभी हम पिछले महीने में सुपई गाँव में गए थे, तो 5 दिन हम वहाँ रहे, और उसमें हमारे बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा बच्चों ने कार्यक्रम किया, और उसके छोटे छोटे वीडियोस भी बच्चों ने बनाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम हमारे पास जो कुछ है हम एक दूसरे के साथ साझा करें। जैसे मैं इस वार्ता के माध्यम से या फिर आपके चैनल के माध्यम से ये भी लोगों के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने एक अभियान चलाया है एक पुस्तक को लेके कि खुद पढ़ें और पढ़ाएं, पढ़ी पुस्तक आगे बढ़ाएं। मैं बच्चों को यही बात कहता हूँ, किताब पाठक की होती है, किताब वो मेरी नहीं है। जितने ज़्यादा बच्चों के पास, पाठकों के पास कोई भी पुस्तक जाती है, उसकी यात्रा कितनी है, तो वो उसकी सार्थकता है। और किताब किसी बुक केस में रखने के लिए नहीं होती है। तो हम सब मिल करके जिसके पास जो कुछ भी संसाधन है वो अपने स्तर पर, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक संस्था विशेष के साथ जुड़ के काम करें। हम अपने आसपास एक बेहतर समाज के निर्माण में कुछ कुछ इस तरीके की गतिविधियां करें, तो ताकि युवा जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक दिशा में हम प्रवाहित कर सकें, और एक युवाओं को एक नई दिशा के साथ ही और उनकी जो क्षमता है उनका बेहतरीन उपयोग में ला सकें। कि आपका कॉन्सेप्ट है कि अर्निंग फॉर लर्निंग एंड लर्निंग फॉर अर्निंग। तो हमने ये देखा कि
अर्निंग तक भी बच्चे अपनी स्किल के ज़रिए पहुँचे, हाँ, तो ये कैसे संभव हुआ? ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इसका किस्सा है। इसके किस्से को भी हम शुरू से लेके चलते हैं, ये आर्ट वाला कैसे शुरू हुआ। लॉकडाउन के दौर पर कुछ बच्चे मैंने देखा, ये यहाँ पर सड़क पे काम कर रहे थे, पेंटिंग का काम कर रहे थे, ब्यूटिफिकेशन का। तो उसमें 2-3 बच्चे जो काम कर रहे हैं, तो मैं गया कि मैंने देखा कि बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, मैं बहुत ही खुश हुआ कि इतने सुंदर पेंटिंग, और ये भी हमारे पहाड़ के बच्चे, अल्मोड़ा के बच्चे काम कर रहे हैं। तो मैं उनको देखते रहा आधा घंटा तक, और उनको थोड़ा असहज हुआ कि ये आदमी लगातार यहाँ बैठ के देख रहा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ, आपने क्या ये काम जो है यहीं से सीखा है, और आप कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम तो यहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और ये काम हमको जिला प्रशासन ने दिया हुआ है। तो उनका कि सर हम क्या ऐसे काम ऐसे मिल सकता है? तो धीरे धीरे हम आर्ट पे काम करना चाहते हैं, बच्चों के अंदर अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो मैंने बगल का जो हॉल है हमारा आर्ट वाला, तो वो तो खाली पड़ा हुआ था, मेरा दुकानें तो सब बंद थी। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप लोग इस पर शुरू करो। तो इस पर शुरू करते करते वहाँ उन्होंने यहाँ पर पेंटिंग का काम शुरू किया, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई। तो मैंने फेसबुक में डालना शुरू किया, तो लोग आके देखने लगे। जब देखने आते आते लोग आए, तो इसमें एक दिन उद्यम संस्थान से मनीष भाकुनी है, वो आए। तो उन्होंने देखा कि बच्चे तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ और संस्थान के लोग आए। तो उसमें क्या हुआ, हमारी एक मित्र हैं अतुल पंत जी, तो उन्होंने बच्चों का आर्ट को कहा कि इनको प्रमोट करना है, बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो लेकिन इन्हें पैसे न दे करके इनके आर्ट को खरीदें, ताकि ये इनकी कला का रिस्पेक्ट हो। तो उन्होंने तुरंत से एक आर्ट ऑर्डर किया 27,000 का। तो मैंने उनसे पूछा बच्चों से, कितने का बेचोगे? उनका तो बिका ही नहीं था। तो एक बच्चा बोलता 5,000 7,000। उनका कितना मैक्सिमम बोल सकते हो? तो मेरे को उन्होंने कहा था बच्चों से जितना बोले हो, उनको पैसा देना है, और उनका आर्ट वार्ट मटेरियल आ जाए, उनको ये नहीं कहना कि कम करो, उससे 2,000 बढ़ा के ही देना है। ये एक मदद का तरीका अपनाया गया। तो इन्होंने 15-20 हज़ार प्राप्त किया, उन्होंने 27,000 रुपये में उनको पैसा भेजा बच्चों को, उनका आर्ट बिक गया। जब पहला पेंटिंग बिका, तो उन्होंने उसको फिर बहुत जगह साझा किया। तो धीरे धीरे बच्चों ने अभी उद्यम संस्थान के साथ और अन्य लोगों के साथ, पिछली बार इनका जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो आर्ट बिका, हमारे 22 से 25 बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। 11,46,000 का पेंटिंग हमारे बच्चों के पास बिका है, 11,46,000। और इस बार का जो उन्होंने टारगेट रखा है, वो रखा है 20 लाख का। और ये सब अलग अलग प्रदर्शनी हमारे बच्चे त्रिवेणी कला संगम में गए, ललित कला अकेडमी गए, और अभी नैनीताल में उनका हुआ, मुक्तेश्वर में हुआ, अल्मोड़ा में अभी एक हमें यहीं पर हमारे CBC सेंटर पर आपका 5 जुलाई से 13 जुलाई तक इसी क्या कहते हैं, जगमोहन बंगानी आए हुए थे, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट। उन्होंने एक हफ्ते का यहाँ पर बच्चों के साथ कार्यशाला की। इधर 9 सितंबर से 19 सितंबर तक 10 दिन की कार्यशाला हमारे बच्चों की ऋषिकेश में हो रही है। वहाँ प्रदर्शनी लग रही है, और वहाँ पर क्या कहते हैं, ऑनलाइन सेल का होगा, और वहाँ वर्कशॉप्स होंगी। तो आज हमारे बच्चों की एक पहचान बनी है, और इस पर ये काम हो रहा है। और ये सबसे अच्छा बिजनेस मोड ये है कि बच्चे डायरेक्ट ऑनलाइन में बात करते हैं, और बच्चों के बायर से सीधे बात करते हैं, और उनके आर्ट पे खुद वो बात करके अपने आर्ट को बेच रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा, अभी मैं कुछ बच्चों के साथ विशेषकर मेरा ये हमारे पहाड़ की जो बच्चियां यहाँ आ रही हैं, जैसे कपकोट से भी हमारे पास 2-3 लड़कियां आई हुई हैं, तो वो पिंडारी जाती हैं और आती हैं, मतलब सवेरे शाम ऐसे तरीके का उनका है, क्योंकि बहुत नज़दीक में उनका घर है खाती और उन गाँव के। तो ऐसे बच्चों को क्यों नहीं हम नेचर गाइड बनाएं? और अगर कोई महिलाएं या कोई लड़कियां यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर्स या एम्बेसी से कोई भी ऐसे आते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनका थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक किया जाए, और उनको नेचर गाइड बनाया जाए। क्योंकि पहाड़ की लड़कियाँ गांव में, और हमारे गाड़ गदेरे, पहाड़ पर्वत नदी को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। यदि उसको हम नेचर गाइड में बदल दें, और उनकी आर्थिक अर्थ से उसको जोड़ दें, उनकी थोड़ी अर्निंग हो जाए, तो
बच्चे बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। तो अभी 5 बच्चों के साथ मैं ये काम कर रहा हूँ, टूरिज्म। हाँ, टूरिज़्म को लेकर, नेचर गाइड को लेकर के। तो यहाँ पर आकर के कोई भी इस तरीके से जाना चाहता है, लेकिन उनके साथ अभी हमने ये किया है कि मैं लड़कियों को ही गाइड के रूप में ले जा रही हैं, कि जो कोई लेडी ट्रेवलर है या सोलो ट्रेवलर है तो उनको ही वो अभी गाइड कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम बच्चों को धीरे धीरे अगर उनका एक्सपोजर बड़ा हो जाता है, उनकी एक समझ बन जाती है, तो उस समझ के बाद फिर वो अपना सोलो निर्णय भी अपना ले सकते हैं, वो किस तरीके से उसको करें। लेकिन एज ए ट्रेनिंग के तौर पर हम इस तरीके से सुरक्षित, बहुत ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ये काम कर रहे हैं। और इसमें अभी एक नमिता हमारी विद्यार्थी है, वो आती है, वो मशरूम पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और कमल पांडे हैं, वो मशरूम पे, कमल और नमिता साथ में काम कर रहे हैं। तो वो जो है अभी पिछले हफ्ते उसको ओमान में बुलाया है, 2 दिन पहले वो गए हैं। तो कल ही मेरी शाम को बात हो रही थी कि सर मैं बहुत ही खुश हूँ, ये पूरी एक अलग तरीके का ये है। तो इतना उत्साहित है वो बच्चा, वो वहाँ जा कर के ओमान में आपका मशरूम की ट्रेनिंग दे रहा है, अल्मोड़ी का बच्चा। और यहाँ पर बच्चे बैठ करके अलग अलग तरीके से एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और अलग अलग तरह जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन मॉडल है। जैसे इस बार हमने इन्हीं बच्चों ने CU सेट के परीक्षा की तैयारी करवाई, उसमें JNU के कुछ बच्चे आए हुए थे, क्योंकि उस पर जो है 2-3 बच्चे JNU से आए थे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट कैसे होता है, बच्चे कैसे करें, तो वो भी बच्चों ने किया। और मेरे को आशा है कि हमारे कुछ बच्चे उसमें अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। ये भी बच्चों के साथ एक प्रयोग चल रहे हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम था, हमारे जो पुराने तौर तरीके, तो वो अब मॉडर्न साइंस ने कई माना जाता है कि उसको एक तरह से नकारा कई बार, लेकिन हम उनकी ओर लौट रहे हैं। तो क्या हम उनसे सीख ले सकते हैं? नहीं, एक तो बात यह है कि ये बहुत हम किसी चीज़ को एकदम न तो नकार सकते हैं और एक बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर ओवर इंडल्जेंस कर सकते हैं। ये हमारी एक समझ होनी है कि हम इसको, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन, कि हमारे ट्रेडिशन में क्या बेहतरी है और टेक्नोलॉजी में क्या खूबी है, उस दोनों के बेहतरीन समन्वयन कैसे करें। कि हम एक्चुअली ये पूरी प्रक्रिया इवोल्यूशन का, ये चेंज का नहीं है। और हम जब तुरंत परिवर्तन की बात कहते हैं कि ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं होता है, तो हमें ये देखना होगा कि आज मैं जहाँ पर हूँ, ये पूरी एक यात्रा है। और इस पूरी यात्रा में बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी, बहुत लोग आए होंगे। उस पूरी यात्रा को समझने के लिए हमें वहाँ तक जाना होगा कि जहाँ तक हमारी जो हमारे संसाधन या स्रोत बता सकते हैं, और नहीं हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि हम उसको भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते भी हम टेक्नोलॉजी के बगैर रह सकते हैं। लेकिन ये बात मैं ज़रूर इसको जोर दे के कहता हूँ कि हमें अपनी परंपराओं पर बहुत गर्व होना चाहिए। और हमें अगर कहीं पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, उसको अगर लगता है कि वो एक रूढ़ी है, या परंपरा का कहने का मतलब मैं रूढ़ियों को नहीं कह रहा हूँ, कि बहुत अच्छाइयाँ हैं, उस अच्छाई को स्वीकार करते हुए बेहतर हम क्या कर सकते हैं, जो उसमें से बेहतर है उसको लें। जो हमारे काम का नहीं है, जिससे हमारे समाज में, हमारे आपस में तनाव होता है, उस चीज़ को हटाएं और नई चीज़ को सीखें। तो यही तो एक जर्नी है। क्योंकि हम कभी ये तो जब भी ये रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो वो दुनिया में हम कड़वाहट लाएगा। तो इस जर्नी में हम सब लोग साथ कैसे करेंगे और कैसे सीखेंगे, ये एक प्रक्रिया है। मैं ऐसे सोचता हूँ। तो सीखने के आयाम पे हम आज की इस कन्वर्सेशन को हम वाइंड अप करना चाहेंगे। तो आप कुछ संदेश अगर देना चाहें बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनके लिए। संदेश तो ये मैं क्या इसको ऐसे कहूँ कि मेरा ये सुझाव है और ये आग्रह है, निवेदन है। मैं देखता हूँ कि देखिए, मैं जीवन को ऐसे देखता हूँ, हम सब एक निश्चित समय के लिए यहाँ आए हैं। मैं यहाँ पर, मैंने बाहर पर एक बोर्ड लगाया था 25,550, क्योंकि भारत की औसत आयु 69.29 ईयर्स था, तो हम उसको 70 मान लें। तो 70 को अगर हम 365 से गुणा करते हैं, 25,550 दिन आता है। तो हमारे पास जो समय है इस धरती में 25,550 दिन का है, और उसके ऊपर की बच गई तो बोनस लाइफ है। लेकिन 25,550 दिन के टाइम स्पेन को हम कैसे बजटिंग कर रहे हैं, उसके बीच में मुझे क्या करना है,
और यदि मेरे को कोई मौका मिला है या कोई अवसर मिला है, शिक्षण का अवसर मिला है, तो मुझे तो फिर मैं अगर पढ़ ही नहीं रहा हूँ तो पढ़ने वाला पैदा कैसे कर पाऊँगा। ये सबसे बड़ी बात यह कि मेरे पास एक अच्छा पाठक एक अच्छा पाठक पैदा कर सकता है। तो जीवन को खूब समझें, देखें, जिए, और इस बात को हम समझेंगे हम बहुत निश्चित समय के यात्री यहाँ पर हैं, और इस यात्रा को सुखद बनाएं और खूब जिए, खूब पढ़ें, मस्त रहें। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और हमसे आपने बातचीत की, हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच, बहुत आपको बहुत ढेर धन्यवाद। सारी शुभकामनाएं, और आपके जितने भी आने वाले एंडोवर्स हैं, जो भी आप सोच रहे हैं करना, उसमें आपको सफलता हासिल हो, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।